ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पेपर विच इज मार्च 25। अच्छा, मार्च 25 का जो पेपर है वो इंडिया का पेपर है, पाकिस्तान में नहीं होता है ये। 45 मिनट्स का पेपर है, ठीक है। तो टाइम का इतना कोई इशू नहीं होता, और बस वो सारी बात की बात है। अच्छा, ये टाइम का इतना इशू नहीं होता है, आराम से पेपर टाइम पे हो जाता है। बस आपको हर एमसीक्यू में हर ऑप्शन को रीड करना है। हर ऑप्शन को रीड करना है। हमारी गलती ये होती है कि हम जो है ना वो सिर्फ ऑप्शंस देखते हैं और हमें जो सही लग रहा होता है उसको हम टिक करके आ जाते हैं। तो यू यू हैव टू एनालाइज ऑल द ऑप्शंस, और जो ऑप्शन नहीं है ना आपको वो भी पता होना चाहिए कि वो क्यों नहीं है। तो मेरी टेक्निक बहुत डिफरेंट होती है एमसीक्यू कराने की। मैं आपके साथ चारों ऑप्शंस एनालाइज करूंगा और जो सबसे बेस्ट होगा मैं उसको आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग विथ मार्च 25। 45 मिनट्स का पेपर है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1। सही है, गौर से हर ऑप्शन पढ़ेंगे, जो ऑप्शन सूटेबल लगेगा उसको फिर टिक कर देंगे। व्हाट इज क्लास्ड एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड। सो एज अ स्टूडेंट आप अपने क्वेश्चन पेपर को जितना गंदा करोगे उतना आपको फायदा होगा। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू आप गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हो, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक आपका लैंड होता है, दूसरा आपका कैपिटल होता है, फिर आपका लेबर होता है, और फिर आपका एंटरप्राइज होता है। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में। लैंड का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल का मतलब होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, लेबर का मतलब होता है द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, द स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, और एंटरप्राइज का मतलब होता है द रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंबाइन करता है। तो व्हाट इज क्लास्ड एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड। तो हमारा फोकस सिर्फ लैंड के ऊपर है, तो लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। बट हमें जो है वो सारे ऑप्शंस को देखना है, ठीक है, सारे ऑप्शंस को। तो पहला ऑप्शन कह रहे हैं एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करोगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। एयरपोर्ट कौन सी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कैटेगरी में गिरता है? एयरपोर्ट लैंड है, कैपिटल है, लेबर है, या एंटरप्राइज है? व्हाट इज एन एयरपोर्ट? तो एयरपोर्ट इज अ कैपिटल बिकॉज इट इज ह्यूमन मेड, ठीक है। एयरपोर्ट क्या है? ह्यूमन मेड है, सही है। एयरपोर्ट क्या है? ह्यूमन मेड है। इसी तरीके से जो कार पार्क है, कार पार्क भी ह्यूमन मेड है, तो ये भी कैपिटल है। डॉक्टर्स ऑफिस, ऑफिस भी आपकी ह्यूमन मेड है, तो वो भी कैपिटल की कैटेगरी में आएगी, ठीक है, वो भी कैपिटल की कैटेगरी में आएगी, ठीक है। इसको आप कॉम्बिनेशन से देख सकते हो, जैसे एयरपोर्ट भी ह्यूमन मेड है, कार पार्क भी ह्यूमन मेड है, डॉक्टर्स की ऑफिस भी ह्यूमन मेड है। अब डॉक्टर की ऑफिस में आपके दिमाग में ये भी आएगा कि यार डॉक्टर की ऑफिस उसका बिजनेस है, तो कैटेगरी में आप गिरा सकते हो उसको, पर मोस्ट लाइकली इट इज अ कैपिटल। तो मोस्ट सुटेबल आंसर यहाँ पर डी है, क्योंकि डी इज अ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब है फॉरेस्ट इज अ नेचुरल रिसोर्स, तो नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है लैंड, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन मेड तो नहीं है ना फॉरेस्ट, फॉरेस्ट तो नेचुरली बनता है, तो वन का आंसर विल बी डी। तो इस तरीके से आपको सारे ऑप्शंस एनालाइज करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। जी, आपको पेपर में बिल्कुल इसी तरह एग्जैक्टली करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ, क्योंकि हम शेडिंग तो आंसर शीट पे ही कर रहे होते हैं ना, तो वो एक अलग सीन है, मैं आपको समझा दूंगा पूरा बाद में। An economics graduate chooses to work in a bank rather than teach economics, which was the next best alternative. तो next best alternative का मतलब क्या होता है? opportunity cost, सही है। तो एक इकोनॉमिक्स का ग्रेजुएट है जिसने डिसाइड किया कि मैं बैंक में काम करूंगा और मैं इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं बनूंगा, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, विच कॉस्ट इज इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सी आंसर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट का मतलब होता है थर्ड पार्टी कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट कुछ ऐसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे। while the private cost is the cost to the consumers and producers। सही है। प्राइवेट कॉस्ट में क्या आता है? जैसे मिसाल के तौर पे सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस किसकी कॉस्ट होती है? सेलिंग प्राइस कंज्यूमर की कॉस्ट होती है, और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो किसकी कॉस्ट होती है? प्रोड्यूसर की, ठीक है। और जब आप एक्सटर्नल कॉस्ट और प्राइवेट कॉस्ट को ऐड करते हो तो कौन सी कॉस्ट बनती है? सोशल कॉस्ट। तो देखो, इतना दिमाग आप अपना पेपर में खोलोगे तो आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, आपसे गड़बड़ नहीं होगी पेपर में। देखो, मैं सारे ऑप्शंस आपके साथ एनालाइज कर रहा हूँ। तो 2 का आंसर विल बी सी, विच इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वैसे तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था उस्मान, देयर इज नथिंग, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं होती है, ठीक है। तो 2 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 3। The diagram shows an initial production possibility curve of PPC1। तो my initial PPC is PPC1, ठीक है।
what is likely to have caused the movement of the production possibility curve from PPC1 to PPC2? अब clearly नजर आ रहा है कि PPC is shifting leftwards. PPC कहाँ shift हो रहा है? PPC जो है वो shift हो रहा है to the left. PPC कहाँ पर shift हो रहा है? To the left. जब एक PPC leftward shift होता है तो आपको यहाँ पर एक चीज याद होनी चाहिए कि whenever the PPC shifts, इसका मतलब एक इकोनॉमी में क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज में चेंज आ गया है. इसका मतलब ये हुआ कि या तो मेरी क्वांटिटी या तो मेरी क्वालिटी ऑफ रिसोर्स कम हो गई है, क्योंकि जब आपकी क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ रिसोर्स कम होगी उसी केस में पीपीसी आपका शिफ्ट होगा लेफ्ट पे. अ डिक्लाइन इन द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्लियरली समझ आ रहा है कि रिसोर्सेज की क्वांटिटी कम हो रही है, तो दिस इज द राइट आंसर. 3 का ए होगा. अ डिक्लाइन इन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स ऑन द पीपीसी मूवमेंट आती है. जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पीपीसी के थ्रू दिखाते हैं पीपीसी के ऊपर मूवमेंट आती है. सही है, तो ये तो नहीं हो सकता. An increase in investment, investment से most likely the PPC will shift to the right. ये भी नहीं हो सकता. An increase in unemployment, unemployment एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्चुअल चेंज होता है. एक्चुअल चेंज का मतलब है कि जो भी होगा इनसाइड द पीपीसी होगा, जो भी होगा इनसाइड द पीपीसी होगा. क्योंकि अगर आपको याद हो अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट पीपीसी के अंदर का है, तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ना तो एक्चुअल पीछे की तरफ आएगा. तो गेम एक्चुअल की है. अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर नीचे होने से कभी भी पीपीसी शिफ्ट नहीं होता. तो 3 का आंसर विल बी ए. सही है, तो सारे ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे, जो ऑप्शंस मोस्ट सूटेबल होगा उसको टिक कर देंगे. तो जो गलत है वो गलत क्यों है वो भी आपको एज अ स्टूडेंट पता होना चाहिए. क्योंकि आप इस चीज को समझो, देयर आर 30 एमसीक्यूज और हर एमसीक्यू में 4 ऑप्शन है. इसका मतलब एग्जामिनर आपके 120 कॉन्सेप्ट्स टेस्ट कर रहा है, तो उन 120 कॉन्सेप्ट्स आपको सारे के सारे पता होने चाहिए, वरना आप गलत ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाओगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज ए. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपको याद हो तो क्या मतलब होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मार्केट और इंडिविजुअल पर्सन और इंडिविजुअल हाउस होल्ड, मतलब इंडिविजुअल्स की बात हो रही है. अ फॉल इन द कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग व्हीट, सिर्फ व्हीट की बात हो रही है. व्हीट इज अ प्रोडक्ट. ठीक है, जब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात हो रही है तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है. याद है ना, बताया था मैंने आपको. तो 4 का आंसर इज ए. अ फॉल इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पूरे मुल्क की बात हो रही है, ये मैक्रो का कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी एज अ होल. ठीक है, फिर ऑप्शन सी देखो, सी में क्या कह रहा है? एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, पूरे मुल्क की बात हो रही है, इकोनॉमी एज अ होल. एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, पूरी कंट्री की बात हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट पूरी कंट्री पे स्पेंड करती है. तो अगेन दिस इज इकोनॉमी एज अ होल. तो 4 का आंसर विल बी ए, क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को टच कर रहे हैं. ठीक है, तो 4 इज ए. अच्छा, जो भी मसला हो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना. ठीक है. Question number 5. There are 3 key questions to be decided in determining resource allocation within an economy. What does not relate to one of the choices in the 3 key questions? अब 3 key questions थे क्या? What are the 3 key questions? ठीक है, तो पहला सवाल क्या होता था? What to produce. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या होता था? How to produce. और तीसरा सवाल क्या होता था? For whom to produce. What to produce का मतलब क्या है? नीड्स और वांट्स. हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव. फॉर whom टू प्रोड्यूस, सबके लिए बनाना है या सिर्फ उसके लिए बनाना है जो पैसे देगा? ये 3 सवाल होते हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता था? नीड्स और वांट्स. हाउ टू प्रोड्यूस क्या होता था? कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, मतलब ज्यादा इस्तेमाल मशीन का करना है या ज्यादा इस्तेमाल लेबर का करना है. फॉर whom टू प्रोड्यूस, भाई सबके लिए प्रोड्यूस करोगे या उसके लिए प्रोड्यूस करोगे जिसकी एबिलिटी है, जिसकी एबिलिटी टू पे है. ठीक है. वेदर ऑल इनकम ग्रुप्स रिसीव द आउटपुट, ये है बिल्कुल लिंक कर रहा है. सबको मिलेगा या उनको मिलेगा जिनके पास पैसा है? क्या गरीबों को भी प्रोडक्ट मिलेगा? दिस is linked to the concept of the 3 economic questions. Whether consumer or industrial goods are produced, what to produce, कि भाई क्या प्रोड्यूस करना है, what to produce, तो टच हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, मतलब बेसिकली द फर्स्ट क्वेश्चन इज कनेक्टिंग टू फॉर whom to produce, the second question is connecting to what to produce, whether economic goods or free goods are supplied. C is the right answer. free goods सप्लाई थोड़ी होते हैं, free good तो भाई नेचुरली होते हैं हमारे पास. एयर हो गया, सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ये चीजें सप्लाई थोड़ी होती है, ये तो नेचुरली हमारे पास होती हैं. चलो इकोनॉमिक गुड समझ आता है, फ्री गुड कैसे सप्लाई हो रहा है?
फ्री गुड तो गवर्नमेंट थोड़ी बना रही है, या फ्री गुड को इंडिविजुअल थोड़ी बना रहा है। फ्री गुड में तो एयर, सनलाइट, वाटर, ये सारी चीजें आती हैं। तो सी इज द राइट आंसर, क्योंकि नॉट बोला है, नॉट। वेदर लेबर और कैपिटल इज यूज्ड इन प्रोडक्शन, सो दिस इज हाउ टू प्रोड्यूस। तो ए, बी और डी ये ऑप्शंस क्वेश्चन से लिंक कर रहे हैं। मुझे एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना था जो क्वेश्चन से लिंक नहीं कर रहा। इन 3 सवालों से सिर्फ वाहिद सी ऐसा ऑप्शन है जो लिंक नहीं कर रहा, और वो किस वजह से नहीं कर रहा? इस वजह से, क्योंकि फ्री गुड एक ऐसी चीज है जिनका इन 3 सवालों से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो 5 का आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है द डायग्राम शोज डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स फॉर अ गुड, द मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट एक्स। अब यहाँ पर ना इस सवाल में कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को। पॉइंट एक्स, तो आप क्या करना, आप हाईलाइट कर लेना। सो दिस इज द सप्लाई, दिस इज द डिमांड एंड दिस इज द पॉइंट एक्स। तो मैं करंटली पॉइंट एक्स पे हूँ, मेरा सप्लाई S1 है, डिमांड D1 है, और मैं पॉइंट एक्स पे हूँ। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? What would be the new equilibrium position if there were a successful advertisement campaign? Now, a successful advertisement campaign will increase the demand. तो आप D1 से D3 पे जाओगे, आप कहाँ जाओगे? D1 से D3. So you will shift the demand curve to the right. When you shift the demand curve to the right, तो तुम X से होते हुए यहाँ पर आ जाओगे। तो तुम करेंटली अब इस पॉइंट के ऊपर हो। आगे एक और चीज लिखी हुई है, आगे इसने एक और चीज लिखी हुई है, एंड एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, जब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ेगी तो क्या चीज कम होगी? सप्लाई कम होगी। तो डिमांड को तुमने राइटवर्ड शिफ्ट कर दिया, अब तुम्हें सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना है। तो तुम जो है वो पहले एक्स से होते हुए यहां पर आए। अब जब तुम सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करोगे तो तुम यहां से होते हुए जो है वो बी पे आ जाओगे। तो बी इज द राइट आंसर। समझ आया? स्टेप बाय स्टेप करना, पहले ओरिजिनल पोजीशन को हाईलाइट करना। पहले आपने क्या करा? ओरिजिनल पोजीशन को हाईलाइट किया। तो मेरा ओरिजिनल पोजीशन था पॉइंट एक्स, जिसमें ये मेरा सप्लाई था और ये मेरा डिमांड था। पहली चीज सवाल में लिखी हुई है कि डिमांड बढ़ रही है। तो मैं जब पॉइंट एक्स पे था और डिमांड जब मेरी बढ़ गई थी तो मैं एक्स से पहले यहां पर आया। फिर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ गई तो सप्लाई कम हुई। जब सप्लाई कम हुई तो सप्लाई को पीछे ले गया, तो फिर मैं यहां से होते हुए यहां पर आ गया। देखो, मैंने सारे एरोज बनाए हुए हैं, इसको गौर से एक बार देखना, क्लियर होगा जरूर। ठीक है, तो पहले ओरिजिनल पोजीशन को हाईलाइट किया, पॉइंट एक्स पे था। डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट किया, क्योंकि सवाल में बोला हुआ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, तो डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो तुम एक्स से होते हुए यहां पर आ जाओगे। फिर आगे कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ रही है, तो जब कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई कम होगी, तो अब तुम सप्लाई को लेफ्ट पे ले जाओगे, तो तुम फिर यहां से होते हुए यहां पर आ जाओगे। तो मैंने ये एरोज आपके लिए इसलिए बनाए हैं ताकि आप बाद में इसको एनालाइज कर लो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है। ठीक है, मैंने येलो से हाईलाइट किया, क्यों? क्योंकि मैंने ओरिजिनल पोजिशन उसको दिखाई। मुझे एज अ स्टूडेंट ना पेपर में पेंसिल से हाईलाइट कर लेना चाहिए कि भाई मैं अभी इधर हूं और अब सवाल में क्या क्या बातें कर रहा है उस हिसाब से मैं चेंजिंग करूंगा। तो ये एरोज वगैरह जब आप बनाओगे ना तो आप सही ऑप्शन पे आके उतरोगे। यहाँ पर आपको फैक्टर्स बड़े अच्छे से पता होने चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट इज अ फैक्टर विच विल शिफ्ट द डिमांड कर्व, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज अ फैक्टर विच विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व। अब राइटवर्ड हो रहा है, लेफ्टवर्ड हो रहा है, ये भी आपको पेपर में एनालाइज करना होगा सही से। ठीक है, तो फैक्टर्स आपको सही से याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, the price elasticity of demand for smartphones is believed to be -2। अब मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई है कि पीईडी का जो आंसर होता है वो हमेशा नेगेटिव है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो आंसर है वो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव। क्योंकि हमेशा लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई तो होगा, हमेशा लॉ ऑफ डिमांड तो अप्लाई होगा, तो पीईडी का आंसर विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है, तो पीईडी के साइन को तो अपन इग्नोर कर देंगे, पर कैलकुलेशन में इग्नोर नहीं करेंगे। जनरली जब हम पीईडी की वैल्यूज को रीड कर रहे होते हैं तो इग्नोर करते हैं। अब जैसे इस -2 को जब मैं रीड करूंगा तो मैं माइनस को इग्नोर करके देखूंगा कि यार ये मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 का मतलब हुआ दिस इज इलास्टिक डिमांड, दिस इज इलास्टिक डिमांड। A manufacturer decides to cut prices by 10%, तो भाई 10% से प्राइसेस जो है वो कट कर दी हैं। What will be the effect of this change in price? अच्छा भाई, अब मैं क्या क्या यहां पर कर सकता हूं? मुझे इन ऑप्शंस को एनालाइज करने से पहले ना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकाल लेना चाहिए। देखो, पीईडी का फॉर्मूला क्या होता है जरा समझो। मैं सारे ऑप्शन एनालाइज करूंगा, मैं चाहूं तो आपको डायरेक्ट सही ऑप्शन भी बता सकता हूं, मैं आपको एमसीक्यू करना सिखा रहा हूं। तो आप क्या करोगे? आप पीईडी निकालो, आप क्या करोगे? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ऐसा कौन कौन सा डेटा है जो मुझे दिया हुआ है? इसलिए मुझे पीईडी दिया हुआ है तो मैंने यहां पर लिख दिया -2। इसलिए मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बताया हुआ, तो इसको मैं एक्स ले लूंगा। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इसने मुझे बताई हुई है, ये प्राइस को 10% से कम कर रहा है।
तो मैं यहाँ पर -10 लिख दूंगा। मैंने परसेंट के साइन को इग्नोर कर दिया, वरना मुझे फिर 100 वाली गेम भी करनी पड़ेगी। तो जब भी मैं पीईडी का कोई भी मिसिंग फिगर निकालता हूँ ना, तो मैं परसेंटेज का साइन हटा देता हूँ। तो मैंने परसेंटेज का साइन यहाँ पर लिखा ही नहीं, इग्नोर कर दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ मेरी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितनी आ रही है? 10 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो रहा है? 20%। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड 20% से बढ़ रही है। मेरा जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितना आ रहा है? 20%। तो मैंने ना डेटा निकाल लिया, अब मैं ऑप्शंस को देखूंगा। पहला ऑप्शन मेरे को क्या कह रहा है? ये पहला ऑप्शन मेरे को क्या कह रहा है? -10 क्यों लिखा है भाई? -10 इसलिए लिखा क्योंकि प्राइसेस कट हो रही हैं। कट होने का मतलब प्राइस कम हो रही है। जब भी कोई चीज कम होती है तो नेगेटिव होता है ना। और जाहिर सी बात है, इफ प्राइस इज नेगेटिव द क्वांटिटी विल बी पॉजिटिव, क्योंकि प्राइस जब कम होगी तो -10%, क्वांटिटी जब बढ़ेगी तो +20%। प्लस का साइन मैंने लिखा नहीं है ना, अगर मैं लिख दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। प्लस का साइन लिखते नहीं है ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप जो है ऑप्शंस को देखोगे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? डिमांड विल फॉल बाय 20%। भाई फॉल तो नहीं हो रही, डिमांड तो राइज हो रही है, क्योंकि प्राइस कम हो रही है। प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी ना, तो फॉल तो नहीं हो रही। तो ये गलत ऑप्शन है। डिमांड विल राइज, चलो राइज तो सही लिखा है इसने, पर ये कह रहा है 5%। 5% से थोड़ी बढ़ रही है। कितने से बढ़ रही है? 20% से बढ़ रही है। तो ये भी नहीं हो सकता ना, ये आंसर है ना ये आंसर है। क्वांटिटी सप्लाइड विल रिमेन अनचेंज। भाई पीईडी का क्वांटिटी सप्लाइड से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी, रेवेन्यू विल इंक्रीज। अब क्यों ये कह रहा है रेवेन्यू विल इंक्रीज? ये रेवेन्यू विल इंक्रीज क्यों कह रहा है? क्योंकि इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड में आपको याद है क्या सिखाया था? इलास्टिक डिमांड में आपको बड़े अच्छे से ये चीज रट्टा लगवा दी थी कि प्राइस और रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव। तो अगर मैं प्राइस को कम कर रहा हूं तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा। इसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। भाई इलास्टिक डिमांड में जब आप अपनी प्राइस को इलास्टिक डिमांड में जब आप अपनी प्राइस को हल्का सा गिराओगे तो आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ेगी, हेंस आपका रेवेन्यू जो है वो बढ़ जाएगा। तो प्राइस और रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप है? नेगेटिव। तो जब आप इलास्टिक डिमांड में प्राइस को कम करोगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि इलास्टिक डिमांड में प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशन नेगेटिव होता है। तो 7 का आंसर विल बी डी, ठीक है। ठीक है, एक एमसीक्यू में मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा बेटा, आपको गौर से सुनना है, ठीक है। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, What is a characteristic of a market economic system? Now, market economic system एक ऐसा economic system होता है जहां पर आपको सिर्फ कौन सा सेक्टर मिलेगा? प्राइवेट सेक्टर। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है where the resources are owned by the private individuals. What is the characteristic of a market economic system? Consumers decide whether production is labor intensive or capital intensive. ये कंज्यूमर डिसाइड नहीं करते, ये प्रोड्यूसर डिसाइड करते हैं बेटा। ये कंज्यूमर डिसाइड नहीं करते, ये प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा ना कि उसको लेबर इंटेंसिव जाना है कि कैपिटल इंटेंसिव जाना है। तो ए कैन नॉट बी द आंसर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर गवर्नमेंट ओन्ड। भाई गवर्नमेंट तो होती ही नहीं है, पब्लिक सेक्टर तो होता ही नहीं है, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है। हाई लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में देयर इज नो गवर्नमेंट, सिर्फ प्राइवेट सेक्टर होता है। Hence, the answer will be D. Land and capital are privately owned. Resources are owned by private individuals. Definition का part है। सही है, तो 8 का आंसर is D। दे रहे चीज तो very easy MCQ. Question number 9. A government intends to build a new road through a forest. भाई ये गवर्नमेंट है जो फॉरेस्ट के बीच में से रोड बना रही है। What will be an external cost? Now, external cost is a third party cost. ये उन लोगों को कॉस्ट आती है जो ना कंजम्पशन में इन्वॉल्व है ना प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। ये वो लोग होते हैं जो एक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो किसी एक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द रोड, नाउ द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द रोड इज नॉट एन एक्सटर्नल कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द रोड इज अ प्राइवेट कॉस्ट। The loss suffered by those who would have used the forest, this is a right answer, क्योंकि this is the third party. ये वो लोग हैं जो जंगल इस्तेमाल कर सकते थे पर अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि रोड बना लिया आपने। The cost of maintaining the road, again this is a private cost. The new jobs created from the construction of the road, this can be a private benefit, this can be an external benefit, depend करता है किन लोगों को फायदा हो रहा है, but it is definitely not an external cost. This is definitely not an external cost. So 9 का आंसर will be B. ये वो लोग हैं जो थर्ड पार्टी हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 10, विच फंक्शन डज अ सेंट्रल बैंक प्रोवाइड फॉर द जनरल पब्लिक? दो तरह की बैंक्स होती हैं, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक वो बैंक्स होती हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इनका काम होता है टू रेगुलेट द कमर्शियल बैंक। सही है। इनका काम होता है
बेटा अबान अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थोड़ी पूछी है, एक्सटर्नल कॉस्ट पूछा है, कंफ्यूज नहीं करो कॉन्सेप्ट्स को। तो 10 में कह रहा है कि भाई ऐसा कौन सा फंक्शन है जो सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करती है फॉर द जनरल पब्लिक। तो सेंट्रल बैंक वो बैंक्स होती हैं जो कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करती हैं, सेंट्रल बैंक वो बैंक्स होती हैं जो बैंक नोट्स इशू करती हैं, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट होती हैं। अगर एक कमर्शियल बैंक डूब रही है तो उसको सेंट्रल बैंक सपोर्ट करेगा। और भी बहुत चीजें जैसे मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाती है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स इज कमर्शियल बैंक, issuing bank notes is central bank, making loans is commercial bank, providing overdrafts is commercial bank. So these three options link to commercial banks. ठीक है, ये वाहिद ऐसा बी ऑप्शन है जो सेंट्रल बैंक को कनेक्ट कर रहा है, विच इज इशूइंग द बैंक नोट्स, क्योंकि कमर्शियल बैंक पैसा छाप नहीं सकती, पैसा प्रिंट नहीं कर सकती, सेंट्रल बैंक करता है। तो 10 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 सिर्फ वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने सही से नोट्स पढ़े हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच इज लिंक्ड टू द बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। ठीक है बेटा, बैंक नोट्स क्या होते हैं, ये कैसा सवाल है? आपके पास जो 10 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, 5,000 का नोट है, वो क्या है? बैंक नोट है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इज लिंक्ड विथ लेबर मार्केट, और ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। सो यू गाइस नीड टू रीड द नोट्स प्रॉपर्ली। बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। अब बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व एक इंडिविजुअल लेबर का सप्लाई कर्व होता है। देखो, अगर एक बच्चे को नहीं भी बताना, वो फिर भी कर सकता है अगर वो क्वेश्चन को सही से रीड कर रहा है। At higher wage rates, an individual prefers to work shorter hours and receive extra income. मतलब जब एक बंदे की वेज रेट बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो वो ये कहता है कि यार अब मैं काम कम करूंगा थोड़ा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर ये चीज मैच हो रही है कि आपके पैसे बढ़ रहे हैं और घंटे कम हो रहे हैं? अब ऑप्शन ए में आप देखो, पैसे सेम है, पैसे सेम है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में आप वो देखो, वेज रेट भी बढ़ रही है और घंटे भी बढ़ रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में आप देखो कि वेज रेट बढ़ रही है, घंटे बढ़ रहे हैं। सिर्फ सी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर ऑप्शन मैच कर रहा है। सिर्फ सी एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर स्टेटमेंट मैच कर रही है। स्टेटमेंट वापसी पढ़ो। एट हायर वेज रेट्स एन इंडिविजुअल प्रेफर्स टू वर्क शॉर्टर आवर्स। आप देख लो, एट अ सर्टेन पॉइंट जब आपकी वेज बढ़ रही है तो आपके घंटे कम हो रहे हैं। आप देखो, घंटे कम हो रहे हैं। एक सर्टेन पॉइंट आपकी जिंदगी में ऐसा आएगा जहां पर आपके पैसे इतने बढ़ जाते हैं कि आप अपना काम कम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई ऑफ लेबर, कि इनिशियली जब एक बंदा कमाना शुरू करता है तो वो ज्यादा घंटे काम करता है, बट एक मिडिल इनकम आती है। दिस इज अ मिडिल इनकम। एक मिडिल इनकम ऐसी आती है जिसके ऊपर जब तुम जाते हो ना, तो तुम ज्यादा प्रेफरेंस अपने लेजर को देते हो। तुम कहते हो यार घंटे कम कर दूंगा, मसला नहीं, आराम करूंगा। सही है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। In some countries, there has been a significant reduction in the number of trade union members. सही है, तो ट्रेड यूनियन क्या होती है? ट्रेड यूनियन एक ऐसी यूनियन होती है विच इज बाय द वर्कर्स एंड फॉर द वर्कर्स। मतलब वर्कर्स मिलकर बनाते हैं टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स। उसमें से एक लीडर होता है और लीडर निगोशिएट करता है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द वर्कर्स। हु आर द मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन? इससे आसान सवाल जिंदगी में नहीं मिलेगा आपको। एम्प्लॉयर ट्रेड यूनियन में नहीं होते, एक्सपोर्टर्स ट्रेड यूनियन में नहीं होते, इंपोर्टर्स ट्रेड यूनियन में नहीं होते, वर्कर्स होते हैं। ट्रेड यूनियन इज वर्कर्स, फॉर द वर्कर्स, बाय द वर्कर्स, हमेशा याद रखना। उसमें से एक लीडर होता है। इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा आपको भाई, बड़ा ही कचरा सवाल था 12। फ्री के मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13। अब तक ये पेपर बहुत आसान है, वरना नॉर्मली इतना आसान होता नहीं है पेपर। 13। 13 में कह रहा है What would be most likely to encourage a firm to grow internally? इंटरनल और एक्सटर्नल ग्रोथ का फर्क पता होना चाहिए आपको एज अ स्टूडेंट। देखो, ये कॉन्सेप्ट्स आपको टच करने हैं पेपर में। आपको एक चीज दी हुई है, आप दूसरी चीज खुद सोचो ताकि आप और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होते जाओ। इंटरनल ग्रोथ का मतलब है जब आप नई ब्रांचेस खोलते हो, जब आप अपने बिजनेस को इंटरनेट पे लेके जाते हो, जब आप अपने प्लांट्स को एक्सपैंड करते हो, अपनी फैक्ट्री को बड़े करते हो, तो इंटरनल ग्रोथ ये होती है। एक्सटर्नल ग्रोथ क्या होती है? एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब होता है मर्जर, एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब होता है टेक ओवर। ये सारी होती है एक्सटर्नल ग्रोथ। ठीक है, when diseconomies of scale occur at low levels of output। सवाल वापस पढ़ो जरा पहले। What would be most likely to encourage a firm to grow internally? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो एज अ बिजनेस मुझे एनकरेज करेगा टू ग्रो इंटरनली? तो पहला ऑप्शन तो भाई बिल्कुल भी नहीं करेगा। When diseconomies of scale occur at low levels of output। लो लेवल्स ऑफ आउटपुट का क्या मतलब है? कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूंगा, मुझे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल शुरू होने हो जाएंगे, तो मैं क्यों एक्सपेंड करूंगा? मतलब लो लेवल्स ऑफ आउटपुट पे अगर तुम्हारे बिजनेस की एवरेज टोटल, क्योंकि देखो डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि तुम्हारी एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है, तो मैं एज अ बिजनेस क्यों एक्सपेंड करूंगा जब मुझे पता है कि मेरा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल शुरू हो जाएगा? तो दिस विल डिस्करेज ग्रोथ, दिस विल डिस्करेज ग्रोथ।
When economies of scale occur at high levels of output, this is the right answer. क्योंकि एज अ बिजनेस अगर आपको पता है कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल होना शुरू होंगी, आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम होगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो जाहिर है आप करोगे ना एक्सपेंड. When new firms enter the market and increase competition, देखो जब न्यू फर्म्स मार्केट में आती हैं और मार्केट का कंपटीशन बढ़ जाता है ना, तो इंटरनल ग्रोथ से बेहतर होता है एक्सटर्नल ग्रोथ. When new firms enter the market and when the competition in the market increases, तो इंटरनल ग्रोथ से बेहतर एक्सटर्नल ग्रोथ है. क्योंकि आप उस कंपटीशन को खत्म कर दो, या तो मर्ज होके या किसी को टेक ओवर करके. दिस इज एक्सटर्नल ग्रोथ. एक्सटर्नल ग्रोथ ज्यादा बेहतर है यहाँ पे. एक्सटर्नल ग्रोथ यहाँ पर ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू इंटरनल ग्रोथ. व्हेन द फर्म ओनली सप्लाइज द लोकल मार्केट, भाई अगर तुम लोकल मार्केट पे सप्लाई कर रहे हो ना, तो तुम्हारी मार्केट ही छोटी है. तुम्हारी मार्केट ही छोटी है, लिमिटेड मार्केट है भाई तुम्हारी. लिमिटेड मार्केट का मतलब है कि इट रिस्ट्रिक्ट्स इंटरनल ग्रोथ. मतलब जब तुम सिर्फ लोकल मार्केट को सप्लाई कर रहे हो, तो तुम इंटरनली क्यों ग्रो करोगे? सही है. मतलब तुम्हारा मार्केट ही इतनी छोटी है, इट रिस्ट्रिक्ट्स योर इंटरनल ग्रोथ. मतलब ये एक हिंट दी जा रही है कि भाई मेरा मार्केट ही छोटी है. तो मार्केट जब आपकी छोटी है, तो आप इतना एक्सपेंड करने का नहीं सोचोगे इंटरनली स्पेशली. सही है. ओनली सप्लाइज द लोकल मार्केट. तो आप सिर्फ लोकल मार्केट को सप्लाई करने के लिए फर्दर एक्सपेंड का मकसद क्या है? हाँ, अगर तुम इंटरनेशनल मार्केट को भी टैप कर रहे हो, तो तुम अपने आप को ग्रो करो. पर अगर तुम खाली लोकल मार्केट को चीजें पहुंचा रहे हो, तो फिर ग्रो करने का फायदा नहीं है. मतलब इसका मतलब आप एक सोल ट्रेडर हो जो इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते. ठीक है. तो 13 का आंसर विल बी बी. क्वेश्चन नंबर 14. अ कार वॉश. अच्छा, इसके लिए कैलकुलेटर अपने पास रखना. A car wash firm has 3 workers. Before specialization, each worker washed 5 cars per day. अगर हर वर्कर 5 गाड़ियां पर डे बना वॉश कर रहा है, तो टोटल कितनी गाड़ियां वॉश हो रही हैं? टोटल 15 कार्स वॉश हो रही हैं. ठीक है. आफ्टर स्पेशलाइजेशन 30 कार्स पर डे वर्क वॉश. अच्छा, अब 30 कार्स पे आ गया. तो बिफोर स्पेशलाइजेशन दिन की 15 गाड़ियां वॉश हो रही थी, और आफ्टर स्पेशलाइजेशन दिन की 30 गाड़ियां वॉश हो रही हैं. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी? तो प्रोडक्टिविटी का मतलब है लेबर प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है. तो दोनों की लेबर प्रोडक्टिविटी निकाल लेते हैं. देखो लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है? लेबर प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर्स. सही है. नंबर ऑफ लेबर्स. ठीक है. तो बिफोर स्पेशलाइजेशन और आफ्टर स्पेशलाइजेशन दोनों निकाल लेते हैं. बिफोर एंड आफ्टर. वर्कर पहले भी 3 थे, अब भी 3 है. अच्छा, पहले मेरा टोटल आउटपुट 15 था और अब मेरा टोटल आउटपुट 30 है. तो पहले मेरा पर वर्कर का लेबर प्रोडक्टिविटी कितना था? भाई पहले मेरा टोटल आउटपुट 15 था ना, और वर्कर 3 थे, और अब मेरा टोटल आउटपुट 30 है और वर्कर भी 3 है. इसका मतलब पहले मेरी लेबर प्रोडक्टिविटी थी 10, और अब मेरी जो नहीं सॉरी, पहले मेरी लेबर प्रोडक्टिविटी थी 5 और अब मेरी कितनी है? 10. तो लेबर प्रोडक्टिविटी पहले 5 थी और अब 10 हो गई है. तो कितने से बढ़ रही है? मतलब अगर मेरी लेबर प्रोडक्टिविटी 5 से 10 जा रही है पर वर्कर, तो कितने से बढ़ रही है? 100%. बी आंसर होगा. क्लियर है. हाँ, ये 5 से 10 कैसे निकाला? परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ही निकाला ना. मतलब दिस इज ओल्ड, दिस इज न्यू. तो आपने बेसिकली क्या करा? न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाइड बाय 100. तो आपने बेसिकली क्या करा? 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो आपके पास प्लस 100% आएगा. तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला निकाला है आपने. ठीक है. बेटा क्वांटिटी नहीं करते ना, उससे प्रोडक्टिविटी पूछिए. अगर एज अ स्टूडेंट आप 15 से 30 भी कर लेते ना, तो भी आपका आंसर 100% ही आता. पर अगर हल्के फुल्के वो नंबर चेंज कर देगा, तो गलत हो जाएगा. तो मैं आपको लॉजिकली करा रहा हूँ. आप डायरेक्ट 15 से 30 का नहीं निकाल सकते. देखो पहले मेरा टोटल आउटपुट 15 कार्ड्स था, अब मेरा टोटल आउटपुट 30 कार्ड्स है, पर मुझे प्रोडक्टिविटी का पूछ रहा है. प्रोडक्टिविटी का मतलब है पर वर्कर का आउटपुट. तो मुझे लेबर प्रोडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी. बिफोर स्पेशलाइजेशन मेरा पर लेबर का आउटपुट कितना था? 15 डिवाइडेड बाय 3. क्योंकि टोटल आउटपुट तो 15 था और लेबर 3 थे, तो 5 आ रही थी लेबर प्रोडक्टिविटी. और आफ्टर कितनी आ रही है? टोटल आउटपुट 30 है, क्योंकि बता दिया ना इसने 30, और नंबर अभी भी 3 है वर्कर्स, तो 10 आ रही है. तो 5 से 10 अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालूंगा, तो 100% से भाई लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. तो 14 का आंसर विल बी बी. तो आप डायरेक्टली आउटपुट से नहीं कर सकते, आपको लेबर प्रोडक्टिविटी निकालनी पड़ेगी. तो लॉजिकली करना है बेटा. ऐसा ना करो कि आइंदा ये रिपीट हो जाए और नंबर चेंज हो जाए तो आप गलत कर दो. अभी तो इत्तेफाक की बात है कि
सेम सिनेरियो हो रहा है पर आपको असल तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 15, द डायग्राम शोज द फिक्स कॉस्ट, द वेरिएबल कॉस्ट एंड द टोटल कॉस्ट। तो हाईलाइट कर लेते हैं, दिस इज कॉस्ट एंड दिस इज आउटपुट। सो जो लाइन ओरिजिन से आ रही है वो कौन सी होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जो लाइन ये फिक्स कॉस्ट है और ये वाली टोटल कॉस्ट है। तो ये इंस्टेंटली आपको होना चाहिए, ये बिल्कुल आपके बैकलॉग में होना चाहिए दिमाग में कि भाई एक डायग्राम में लेबलिंग क्या हो रही है, ठीक है। अब इसने मुझसे क्या पूछा है, व्हाट इज द फर्म्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट 100 यूनिट्स। तो दिस इज 100 यूनिट्स। मुझसे इसने वेरिएबल कॉस्ट पूछी है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। तो 100 यूनिट्स पे आप देख लो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 25,000। सी आंसर होगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछता टोटल कॉस्ट बता दो तो क्या आंसर होता? अगर 100 यूनिट्स पे आपसे वो पूछता टोटल कॉस्ट बता दो, तो 100 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट कितनी है, 30,000। अगर ये आपसे पूछता 100 यूनिट्स पे टोटल फिक्स कॉस्ट बता दो, तो टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 100 यूनिट्स पे टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह रिपीट हो सकते हैं। देखो, इसने मुझसे सवाल में तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पूछी है ना, तो मैंने 100 से इसको बस ऊपर कर दिया और ये देखो 25 आ गया। अगर ये टोटल कॉस्ट पूछता तो मैं इसको 100 से 30 तक ले जाता, तो ये होता। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी होती, 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट तो 5,000 होती। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेस्ट होते हैं। कभी आपसे वो पेपर में टोटल कॉस्ट पूछेगा, कभी आपसे पेपर में टोटल फिक्स कॉस्ट पूछेगा। तो बहुत तरीके होते हैं, सेम ही रहती है। टोटल फिक्स कॉस्ट नेवर चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 16, 16 में क्या कह रहा है, 16 में कह रहा है द टेबल शोज द एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ फर्म एट वेरियस लेवल्स ऑफ आउटपुट। नाउ व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू? देखो, हमेशा हमेशा एक चीज याद रखना, पेपर में जब भी एवरेज का वर्ड लिखा हुआ है तो एवरेज का मतलब आपको मैंने क्या सिखाया था, पर यूनिट। इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू इज रेवेन्यू पर यूनिट, ऐसा ही है। फिर आपको एक और बड़ी अच्छी चीज सिखाई थी यहाँ पे कि रेवेन्यू पर यूनिट, एवरेज रेवेन्यू का ना फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यही फॉर्मूला था। एवरेज रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला था? टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो टोटल रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला था? टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला कोई बता सकता है? अगर मैं टीआर की जगह पे टीआर का फॉर्मूला लिख लूं तो क्या होगा? अगर मैं टोटल रेवेन्यू को टोटल रेवेन्यू के फॉर्मूले से रिप्लेस कर दूं तो मैं क्या लिखूंगा? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टोटल रेवेन्यू? पी टाइम्स क्यू। तो पी टाइम्स क्यू डिवाइडेड बाय क्यू। क्या मैं क्यू और क्यू को आपस में काट सकता हूं? क्या मैं क्वांटिटी और क्वांटिटी को आपस में काट सकता हूं? जब मैं क्वांटिटी और क्वांटिटी को आपस में काट दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? प्राइस। हमेशा हमेशा एक चीज याद रखना, ये फॉर्मूले की डेरिवेशन मैंने आपको सिर्फ इसलिए सिखाई थी कि मैं आपको ये चीज प्रूफ कर सकूं कि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इक्वल होती है। एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इक्वल है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। तो जब तुम प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी को क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो क्यू और क्यू को आपस में काट दोगे ना। तो जब तुम क्यू और क्यू को आपस में काट दोगे तो तुम्हारे पास से प्राइस बचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि लॉजिकली देखा जाए तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस। मतलब आपकी सेलिंग प्राइस ही एवरेज रेवेन्यू है। इसका मतलब यहाँ पर अगर इसने मुझे एवरेज रेवेन्यू लिख के दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, तो ये एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम आउटपुट को एवरेज रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? अगर मैं तुम्हें ये कहता हूं कि एवरेज रेवेन्यू इज सिंपली द प्राइस, तो जब तुम आउटपुट को एवरेज रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? टोटल रेवेन्यू। समझ रहे हो? तो टोटल रेवेन्यू में तुम प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी करो या एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी करो, बात एक ही है, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस। तो अगर मैं आपको ये कहता हूं कि टोटल रेवेन्यू इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, टोटल रेवेन्यू इज एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस तो इक्वल ही होते हैं ना भाई। तो तुम फॉर्मूले में कुछ भी कर लो, फिर ये चीज कोई मसला। अब आने इतना टेक्निकल भी जाएगा नहीं वो। तो 1 multiplied by 10 is $10, 2 multiplied by 8 is $16, 3 multiplied by 6 is $18 and 4 multiplied by 4 is $16। तो ये सारे रेवेन्यूज मेरे पास आ गए। रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, यहाँ पर गिर रहा है। तो ऑप्शंस को देख लो, क्या आंसर होगा बताओ? टोटल रेवेन्यू फॉल्स देन राइजेस, ऐसा तो नहीं है। टोटल रेवेन्यू फॉल्स कंटिन्यूअसली, ऐसा भी नहीं है। टोटल रेवेन्यू राइजेस एंड देन फॉल्स, तो सी आंसर होगा। टोटल रेवेन्यू राइजेस कंटिन्यूअसली, ऐसा भी नहीं है। सी इज द राइट आंसर। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर विल बी सी। पहला पेपर है, कुछ एमसीक्यूज में आप घबरा भी रहे होगे, तो ऐसा नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो विद टाइम आपका खुद हाथ सेट होता रहेगा। ठीक है, मेरे पेपर कराने का मकसद सिर्फ ये है कि मैं आपको तरीका सिखा सकूं। वैसे तो 38-39 पेपर्स रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, आप वो भी पेपर करके चले आओ ना, बहुत है। पर लेटेस्ट पेपर थोड़ा करने जरूरी होते हैं, तभी मैं खुद आपको कराऊंगा 24 और 25 को। क्योंकि तरीका तो यही है, आपको सारे ऑप्शंस देखने पड़ेंगे और टाइम का मसला नहीं होगा, आराम से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ गवर्नमेंट बजट? भाई गवर्नमेंट बजट क्या होता है? सिंपल है, गवर्नमेंट बजट इज सिंपली गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यू। और गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या होता है? मतलब सबसे बड़ा गवर्नमेंट रेवेन्यू क्या है? टैक्स। ठीक है, a forecast of government spending and revenue which is normally tax revenue for the following financial year। तो A is the right answer। साल के शुरू में गवर्नमेंट बजट बता देती है, तो इट गवर्नमेंट बजट इज अ फोरकास्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड रेवेन्यू फॉर द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। बाकी ऑप्शंस आप देख लो, बिल्कुल बेकार है। एन अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्सेशन रेवेन्यूज फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, नो। एन एस्टिमेट ऑफ गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, नो। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग फॉर द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, नो। आपको कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहां पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आ रही है और जहां पर टैक्स रेवेन्यू भी आ रहा है। तो 17 का आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 18, A government decides to increase defense expenditure and reduce the direct taxes। अच्छा, दो चीजें गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रही है। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रही है, रिड्यूस द डायरेक्ट टैक्सेस, तो डायरेक्ट टैक्सेस को बेसिकली कम कर रही है। इसका मतलब गवर्नमेंट दो चीजों से खेल रही है, एक गवर्नमेंट टैक्सेशन से खेल रही है और दूसरा गवर्नमेंट स्पेंडिंग से खेल रही है। तो ये कौन सी पॉलिसी होती है भाई? Which type of policy is this? This is not an exchange rate policy, this is a fiscal policy। मॉनेटरी पॉलिसी में तो आपका एक्सचेंज रेट आता है, मनी सप्लाई आता है, इंटरेस्ट रेट आता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ट्रेड प्रोटेक्शन पॉलिसी भी नहीं होती, क्योंकि ट्रेड पॉलिसी में क्या क्या आती है? टैरिफ आती है, कोटा आता है, और क्या आता था? रेड टेप आता था, सब्सिडीज आती थी, एक्सपोर्ट सब्सिडीज। यहाँ पर आपकी डीवैल्यूएशन आती थी, जो करेंसी को अपन गिरा देते हैं। सही है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। पॉलिसी आपको एम्बार्गोज आते हैं, बिल्कुल एम्बार्गोज आते हैं। सही, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। ये भी अब अगेन बहुत आसान एमसीक्यू था। 18 का आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 19, गवर्नमेंट यूज मॉनेटरी पॉलिसी सच एज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर एक गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है तो वो कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी है? देखो, मॉनेटरी पॉलिसी हमें ये तो पता है, इट इज अ डिमांड साइड पॉलिसी। पर यहाँ पर अगर एक गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है तो क्या होगा इससे? भाई इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो तीन लोगों पे इम्पैक्ट आता है। एक आपका इम्पैक्ट आता है सेवर्स पे, एक आपका इम्पैक्ट आता है बोरोवर्स पे, और एक आपका इम्पैक्ट आता है एक्सचेंज रेट पे। जहां तक बात है सेवर्स की, तो एक एक करके सारे देख लेते हैं। भाई जब हम लोग सेवर्स की बात करते हैं तो सेवर्स का क्या सीन होता है? भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ रही है। रिटर्न ऑन सेविंग बढ़ेगी तो सेवर्स विल सेव मोर एंड स्पेंड लेस। इसका मतलब कंजम्पशन कम होगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी तो पीपल विल बोरो लेस। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट कम होगी, कंजम्पशन भी कम होगी। और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का मतलब है तुम्हारा एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग तुम्हारे मुल्क में आके पैसा सेव करेंगे, तो हॉट मनी फ्लोज बढ़ रहे हैं। सही है, आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि आपकी करेंसी एप्रिशिएट होगी। आपकी करेंसी एप्रिशिएट होगी तो इससे आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ जाएंगी और इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगी। फिर इससे फर्दर आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट होने के चांसेस हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। तो ये सारी एनालिसिस आपको पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं। और आपको एक और चीज यहाँ पता होनी चाहिए कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का मतलब है इट इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इट इज अ कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पर आपका टारगेट एग्रीगेट डिमांड को कम करना है। आप देख लो, ये सी कम हो रहा है, आई कम हो रहा है, बीओटी डेफिसिट हो रहा है, तो एडी तो कम होगा ना। ऑप्शन देख लेते हैं। व्हाट इज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट? इट क्रिएट्स डिसइंसेंटिव फॉर वेज अर्नर्स। कोई लिंक नहीं है यहाँ पे। इट डिस्करेजेस, क्योंकि देखो वेज अर्नर्स के लिए डिसइंसेंटिव कब होता है? जब डायरेक्ट टैक्स बढ़ता है। इट डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट बाय एंटरप्रेन्योर्स, यस, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है ना। ये रहा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट तो कम होगी। ये ऑप्शन बी से कनेक्ट कर रहा है। ये ऑप्शन बी से कनेक्ट कर रहा है। इट रिड्यूसेस द डिस्पोजेबल इनकम फॉर कंज्यूमर्स, नो। ये तो डिस्पोजेबल इनकम तो कब रिड्यूस होती है? जब इनकम टैक्स बढ़ता है। इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स, नो। सिंपल आंसर है 19 का बी। ठीक है,
फिर अच्छा क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा 20 में क्या कह रहा है? 20 में कह रहा है द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन मिलियंस इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी ओवर 2 years। अब पहले तो आप सारे आइडेंटिफाई कर लो सेक्टर्स कौन कौन से हैं। एम्प्लॉयमेंट का डेटा दिया हुआ है मिलियंस में, ठीक है, ईयर 1 और ईयर 2 का। एजुकेशन कौन सा सेक्टर है? टर्शरी। इंजीनियरिंग कौन सा सेक्टर है? सेकेंडरी। फार्मिंग कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी। फाइनेंस कौन सा सेक्टर है? टर्शरी। इंश्योरेंस कौन सा सेक्टर है? टर्शरी। मोटर व्हीकल प्रोडक्शन सेकेंडरी सेक्टर है। और एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन कौन सा सेक्टर होगा? क्या ये कोई बता सकता है? ऑयल एक्सट्रैक्शन कौन सा सेंटर है और सेक्टर है? प्राइमरी सेकेंडरी? ये बच्चे गलत करते हैं नॉर्मली। इंजीनियरिंग तो सेकेंडरी है ना, इंजीनियरिंग में क्या टेंशन है? ऑयल एक्सट्रैक्शन इज प्राइमरी, यस, ठीक है। तो ये आपके सारे सेक्टर्स हो गए। अब देख लेते हैं ऑप्शंस में। लेस आउटपुट वाज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी इन ईयर 2 देन इन ईयर 1। अब आउटपुट कितना क्रिएट हो रहा है इकोनॉमी में, क्या ये मैं बता सकता हूँ? एम्प्लॉयमेंट को देख के क्या मैं आउटपुट बता सकता हूँ? मुझे थोड़ी पता है लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है। मुझे थोड़ी पता है कि लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है। मुझे थोड़ी पता है कि वर्कर कितने ट्रेंड है। तो आप आउटपुट तो नहीं बता सकते। ऑप्शन बी, फ्यूअर पीपल वर एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर इन ईयर 1 देन इन ईयर 2। क्या ये सच है? ऑप्शन बी सच है कि झूठ है? फ्यूअर पीपल वर एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी सेक्टर इन ईयर 1, तो सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर को हाईलाइट कर लेते हैं। क्या कम लोग एम्प्लॉयड थे ईयर 1 में एज कंपेयर टू ईयर 2? आप देखो ये 6 से 8 हो गया और ये सेम ही है। हाँ, तो बी ऑप्शन हो सकता है आपका। बी ऑप्शन हो सकता है आपका, क्योंकि ईयर 1 में कम पीपल एम्प्लॉयड थे, क्योंकि इंजीनियरिंग में आप देख लो लोग बढ़ रहे हैं। देखो मोटर व्हीकल में तो सेम है, पर इंजीनियरिंग में लोग बढ़ रहे हैं, तो दिस कैन बी एन आंसर। फिर भी ऑप्शन देखते हैं, बाकी मैंने बी को टिक तो कर दिया। मोर पीपल वर एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर इन ईयर 2 देन इन ईयर 1। अब प्राइमरी सेक्टर देखो, अब इसका हाईलाइट हटा रहा हूँ, सिर्फ प्राइमरी सेक्टर को देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर कौन सा है? फार्मिंग है और ऑयल एक्सट्रैक्शन है। क्या कह रहा है? मोर पीपल वर एम्प्लॉयड इन ईयर 2, नहीं। आप देख लो लोग कम हो रहे हैं उल्टा, लोग उल्टा कम हो रहे हैं फार्मिंग में, लोग उल्टा कम हो रहे हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। और ऑप्शन डी देख लो, ऑप्शन डी में क्या कह रहा है? ऑप्शन डी में कह रहा है मोर पीपल वर एम्प्लॉयड इन द टर्शरी सेक्टर इन ईयर 2। तो टर्शरी सेक्टर सारे हाईलाइट कर लेते हैं। टर्शरी सेक्टर में तो उल्टा लोग कम हो रहे हैं, अगर आप देखो गौर से। एजुकेशन में भी कम हो रहे हैं, फाइनेंस में भी कम हो रहे हैं, सिर्फ हेल्थ केयर में बढ़ रहे हैं। सिर्फ हेल्थ केयर में बढ़ रहे हैं, ओवरऑल अगर देखो तो कम ही हो रहे हैं। अब ये कह रहा है मोर, तो मोर तो नहीं हो सकता, लेस ही है। 20 का आंसर इस बी। एक बड़ा दूसरा कम होता बेटा, फिर आप चेंज देखोगे ना बेटा। ओवरऑल अगर आप नेट इम्पैक्ट भी देखो तो ऑप्शन बी मैच हो रहा है। ऑप्शन डी में अगर आप देखो तो हेल्थ केयर अगर 1 से बढ़ रहा है तो फाइनेंस 2 से गिर रहा है, एजुकेशन 1 से गिर रहा है, तो नेट इम्पैक्ट आप देखो टर्शरी कम ही हो रहा है। टोटल करके मेजर करना है, पर इतनी लंबी आप करोगे नहीं 20 में। ऑप्शन बी अगर मैच हो रहा है ना तो उसी को टिक कर दो, इतना नहीं सोचना है इसमें, वरना गड़बड़ कर दोगे। ये वो एमसीक्यूज होते हैं जहां पर आपकी नॉलेज वगैरह अप्लाई नहीं हो रही, आपकी एनालिटिकल स्किल्स अप्लाई हो रही हैं कि आप कितना बेहतर तरीके से डेटा को रीड कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा है जो कि कोई लॉजिक अप्लाई नहीं हो रही है यहाँ पे। विच गवर्नमेंट, क्वेश्चन नंबर 21, विच गवर्नमेंट इंटरवेंशन वुड इंक्रीज द ज्योग्राफिक मोबिलिटी ऑफ लेबर। ज्योग्राफिक मोबिलिटी का क्या मतलब होता था? ज्योग्राफिक मोबिलिटी का मतलब होता था द ईज ऑफ मूवमेंट। क्या एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकता है? क्या वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है? कंट्रोलिंग फर्म्स लोकेटिंग इन एरियाज ऑफ लो एम्प्लॉयमेंट। भाई अगर आप फर्म्स को कंट्रोल कर रहे हो इन एरियाज ऑफ लो एम्प्लॉयमेंट, इससे ज्योग्राफिक मोबिलिटी का कोई लिंक नहीं है। ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जो वर्कर्स पे अप्लाई कर रहा है, क्योंकि वर्कर मूव करेंगे ना, बिजनेस को थोड़ी मूव करवाना है। गिविंग ग्रांट्स टू फर्म्स मूविंग इनटू एरियाज ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट। देखो अगर फर्म्स उन एरियाज में आ जाएंगी जहां पर हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, तो अगेन इससे ज्योग्राफिकल मोबिलिटी का कोई लिंक नहीं है। देखो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जहां पर वर्कर इजीली मूव कर सके। प्रोवाइडिंग रीलोकेशन एक्सपेंसेस फॉर वर्कर्स, दिस इज द राइट आंसर। रीलोकेशन एक्सपेंसेस का मतलब है कि वर्कर्स को पैसे दिए जा रहे हैं कि यार तुम इस जगह से इस जगह आसानी से मूव कर लो। सही है, क्योंकि कुछ वर्कर इसलिए भी मूव नहीं करते, उनके पास पैसा नहीं होता, तो उनको पैसा दे रहे हो आप, रीलोकेशन एक्सपेंस दे रहे हो कि भाई तू यहाँ से यहाँ मूव कर ले। Subsidizing declining industries, again this is not linked with the geographical mobility। 21 का आंसर is C। ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जो वर्कर पे मैच मार रहा है, क्योंकि लेबर की बात हो रही है ना, लेबर वर्कर की बात हो रही है। देखो बिजनेस की ज्योग्राफिकल मोबिलिटी की बात नहीं हो रही, लेबर की हो रही है। लेबर लिखा हुआ है ना, लेबर, क्लियर है।
इट विल एनकरेज द पीपल टू मूव, बट विल दे मूव? आसानी पैदा करनी है ना उनके लिए, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर उनके लिए आसानी पैदा हो रही है? सी इज द राइट आंसर. Question number 22. Which action by employers? Which action by employers is most likely to reduce long-term economic growth? ऐसा कौन सा एक्शन है जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर देगा? ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर देगा, मतलब बेसिकली आपकी इकोनॉमी के पोटेंशियल को गिरा देगा, या आपके पीपीसी को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देगा? क्या ये कह सकते हैं? अलाउिंग वर्कर्स टाइम ऑफ टू अटेंड रीट्रेनिंग कोर्सेज. भाई इससे तो पोटेंशियल बढ़ेगा क्योंकि आपका वर्कर ट्रेन हो रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता. एनकरेजिंग वर्कर्स टू वर्क फ्लेक्सिबली इन डिफरेंट डिफरेंट रोल्स, नहीं, इससे भी आपकी लेबर मार्केट इंप्रूव हो रही है. ग्रांटिंग वर्कर्स रेगुलर शॉर्ट ब्रेक्स ड्यूरिंग द वर्किंग डे, अगेन इससे भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, क्योंकि आजकल ये देखा गया है, आजकल ये देखा गया है जब आप वर्कर्स को ब्रेक्स देते हो, जब आप वर्कर्स को उनके हिसाब से काम करने देते हो, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जहां पर वो कह रहे हैं रिप्लेसिंग स्किल्ड वर्कर्स विद सेमी स्किल्ड वर्कर्स. क्लियर इंडिकेशन है कि मुल्क का पोटेंशियल कम हो रहा है यहाँ पे. आप अपने स्किल्ड लेबर्स को सेमी स्किल्ड वर्कर से रिप्लेस कर दोगे तो जाहिर सी बात है तुम्हारी पोटेंशियल गिरेगी ना, क्योंकि अब इतनी प्रोडक्टिविटी थोड़ी होगी. स्किल्ड वर्कर ज्यादा अच्छा होता है एज कंपेयर टू सेमी स्किल्ड वर्कर. तो डी इज द राइट आंसर. ठीक है, बाकी ऊपर तीन जितने भी ऑप्शन है वो शायद आपके पोटेंशियल को बढ़ा दे, क्योंकि वो लेबर मार्केट रिफॉर्म है, आपकी लेबर मार्केट फ्लेक्सिबल हो रही है ऊपर के तीन ऑप्शन में. पर ऑप्शन डी एक क्लियर ऑप्शन है जहां पर वो कह रहा है वर्कर्स अब रिप्लेस हो रहे हैं, स्किल्ड वर्कर सेमी स्किल्ड से रिप्लेस हो रहे हैं. ठीक है, तो 22 का आंसर इज डी. Question number 23. The table shows the weights. The table shows the weights attached to various categories of goods in a consumer price index in 2 years. देखो, consumer price index is a measure of the rate of inflation, right? वेट का कॉन्सेप्ट क्या होता था, मैंने आपको बताया भी था कि वेट बेसिकली शो करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड. देखो, जब आप एक मुल्क की इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हो ना, तो हर गुड को एक वेट दिया जाता है. देखो, आप एक बास्केट ऑफ गुड्स बनाते हो, आप उनकी प्राइसेस की फ्लक्चुएशंस देखते हो, वो सारी चीजें ठीक है, पर एक बास्केट में मल्टीपल गुड्स होते हैं. एक बास्केट में चावल भी है, एक बास्केट में मछली भी है, और एक बास्केट में दाल भी है. जैसे अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें, तो पाकिस्तान में फिश से ज्यादा इंपॉर्टेंस दाल को दी जाएगी. दाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मैं भूल गया हूँ. दाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं. स्टेंसिल्स, लेंटिल्स, हाँ लेंटिल्स. तो बेसिकली अगर आप दो कंट्रीज को कंपेयर करो ना, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश को कंपेयर करो लेट्स से, तो पाकिस्तान में ना चावल के साथ दाल ज्यादा खाया जाता है, तो लेंटिल्स खाए जाते हैं. तो इसका मतलब पाकिस्तान में ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी है, क्योंकि डेली बेसिस पे लोग ज्यादा ये खरीदते हैं. तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ज्यादा वेट वाइल कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन अप्लाई करेगी टू लेंटिल्स. पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो ज्यादा वेट लगाएगी वो किस पे लगाएगी? फिश पे, क्योंकि वहां पर लोग चावल के साथ मछली ज्यादा खाते हैं. इसका मतलब मोर इंपॉर्टेंस इज फॉर फिश, तो इनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये लोग वेट इसका ज्यादा अप्लाई करेंगे. तो वेट बेसिकली शो करता है द इंपॉर्टेंस ऑफ अ गुड इन अ कंट्री, कि द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड, इट बेसिकली शोज द परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड. अगर एक गुड को मैं वेट ज्यादा दे रहा हूं, तो इसका मतलब मेरी इकोनॉमी में लोग उस गुड पे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं. What can be concluded from the table when comparing year 1 and year 2? रियल इनकम स्पेंट बाय द एवरेज कंज्यूमर ऑन मोटरिंग इंक्रीज. देखो, पहली बात, ये इसने आपको प्राइस के चेंज तो दिए हुए नहीं है, इसने आपको वेट्स दिए हैं. तो ये जो रियल इनकम वाली चीज है, ये मैं बता ही नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं है इन्फ्लेशन क्या है, मुझे पता ही नहीं है नॉमिनल इनकम क्या है. और मोटरिंग में ये 200 से जो 300 हो रहा है, इसका मतलब मोटरिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है. मोटरिंग की क्या बढ़ रही है? इंपॉर्टेंस बढ़ रही है. ये स्पेंडिंग थोड़ी शो कर रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड हैज फॉलन. अगेन, दिस टेबल डज नॉट शो द कॉस्ट, एंड सीपीआई का कोई कॉस्ट से लेना देना नहीं है. सीपीआई का तो कंज्यूमर प्राइसेस से लेना देना है, और पहली बात यहाँ पर प्राइसेस भी नहीं दी हुई है, यहाँ पर वेट दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता. द सीपीआई हैज नॉट चेंज ओवर द 2 years. पहली बात, मुझे सीपीआई का डेटा दिया हुआ ही नहीं है, मुझे वेट्स दिए हैं, वेट्स, मुझे प्राइस का चेंज तो बताया ही नहीं है, तो ये तो आप छोड़ ही दो. तो डी इज द राइट आंसर. सही है, डी इज द राइट आंसर, जहां पर वो क्या कह रहा है, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन क्लोथिंग हैज इंक्रीज. आप देख लो, पहले 100 वेट था, अब 200 है, इसका मतलब क्लोथिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है.
क्लोथिंग की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, मतलब पीपल आर स्पेंडिंग मोर ऑफ देयर इनकम ऑन क्लोथ्स, तो क्लोथिंग हैज मोर इंपॉर्टेंस इन ईयर 2 एज कंपेयर टू ईयर 1। ठीक है, देखो इसका तो डेटा ही नहीं है ना, नो डेटा, और इसमें नो प्रोडक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व। बेटा इनकम से कनेक्शन क्यों, रियल इनकम से कनेक्शन नहीं है बेटा, रियल से इनकम से तो कनेक्शन है, एंड परसेंटेज ऑफ इनकम से कनेक्शन है। अगर ये वेट्स बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब द परसेंटेज ऑफ इनकम जो आप स्पेंड कर रहे हो वो बढ़ रहा है। इनकम जो आप स्पेंड कर रहे हो वो नहीं बढ़ रहा, परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड बढ़ रहा है। मैंने लिखा ना प्रपोर्शन ऑफ इनकम, इनकम की बात नहीं हो रही है, प्रपोर्शन ऑफ इनकम की बात हो रही है। आपकी इनकम का कितना हिस्सा स्पेंड हो रहा है उसकी बात हो रही है। वेट्स का कॉन्सेप्ट इसी से लिंक्ड है भाई, सही है। क्वेश्चन नंबर 24, the table shows the human development index values for two countries. So what is HDI? HDI तीन चीजों को देखता है अगर आपको याद हो। HDI is a measure of standard of living, if you guys remember. It looks at three things: real, GNP, कुछ जगहों पे GNP और कुछ जगहों पे GDP है, तो इतना ओ लेवल में मसला नहीं है, पर हेड। दूसरी चीज तो देखी जाती है वो एजुकेशन है, पर नॉर्मली आई विल ऑलवेज रेकमेंड यू टू राइट GNP। ठीक है, एजुकेशन में कौन सी चीज देखता है ये, स्कूलिंग ईयर्स, और हेल्थ केयर में ये कौन सी चीज देखता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब इन तीन का ना एक एवरेज फिगर निकलता है, और एवरेज फिगर होता है बिटवीन 0 to 1। हायर द HDI, हायर द HDI ऑफ अ कंट्री, हायर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोअर द HDI, लोअर द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब आप नोट करो कि कंट्री एक्स का HDI ज्यादा है, कंट्री वाई का कम है, इसका मतलब कंट्री एक्स में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है एज कंपेयर टू कंट्री वाई। तो क्यों है, व्हाट माइट एक्सप्लेन द डिफरेंस इन HDI वैल्यूज, क्या आंसर होगा बताओ। सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी, अब आप आंसर बताओ। देखो आंसर्स, ऑप्शंस रीड करना भी आपको आना चाहिए। कंट्री एक्स हैज डबल द इन्फ्लेशन रेट ऑफ कंट्री वाई। कंट्री एक्स का डबल द इन्फ्लेशन रेट नहीं हो सकता, कंट्री एक्स का रियल GNP मोस्ट लाइकली ज्यादा है, दिस कैन नॉट बी एन ऑप्शन। आपको कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि ये कनेक्ट करे कि कंट्री एक्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा है। कंट्री एक्स हैज हाफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वाई, नो लिंक। कंट्री एक्स स्पेंड्स मोर ऑफ इट्स रियल GDP ऑन फॉरेन एड देन कंट्री वाई, नो लिंक। Country X spends more of its real GDP on schooling rather than country Y. D is the right answer, क्योंकि this explains कि उनके schooling years ज्यादा हैं, this explains कि उनकी education बेहतर होगी, और उस वजह से इनका HDI ज्यादा होगा। समझ रहे हो, क्योंकि कोई तीन चीजों को टच कर रहा है ना वो। बेटा डबल द इन्फ्लेशन रेट अगर होता ना तो उनका रियल बहुत कम होता, इनका रियल बहुत कम होता, और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि इनका रियल ज्यादा होना चाहिए टू हैव अ हायर HDI वैल्यू। ठीक है, उल्टी स्टेटमेंट लिखी होनी चाहिए थी यहाँ पे, क्योंकि जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा उतनी कम रियल वैल्यू होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 25, वेल्दी कंट्रीज, थ्रेशोल्ड में एंड में बताता हूँ। वेल्दी कंट्रीज हैव पीपल हु लिव इन रिलेटिव पॉवर्टी, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, एक आपकी होती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक आपकी होती है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है व्हेन यू आर अर्निंग लेस देन $1.9 पर डे, और आजकल तो 2.3 लिखा जा रहा है, मतलब आप दिन के बेसिकली $1.9 भी नहीं कमा रहे या $2.3 भी नहीं कमा रहे, आपके पास बेसिक नेसेसिटी अफोर्ड भी नहीं करने की वो नहीं है, आप क्लोथिंग रोटी कपड़ा मकान अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब है कि सोसाइटी एवरेज के मुकाबले में आप कम पैसे कमा रहे हो, मतलब अगर सोसाइटी एवरेज इज $10,000 तो यू आर अर्निंग $500 या $1,000 या $1,500। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ दिस, जनरस स्टेट पेंशन। देखो अगर बहुत ज्यादा स्टेट पेंशन होंगी ना तो इससे तो उल्टा पॉवर्टी कम होनी चाहिए। लो नेशनल मिनिमम वेज, दिस इज वन ऑफ द रीजन, गरीब बहुत कम कमा रहा है, इससे पॉवर्टी बढ़ती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है रिच पे बर्डन है, और इससे आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो रही है, तो इससे उल्टा पॉवर्टी कम होनी चाहिए। सब्सिडाइज हेल्थ केयर, इससे भी आपकी पॉवर्टी कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द ओनली ऑप्शन जहां पर, ऑप्शन बी इज द ओनली ऑप्शन जहां पर पॉवर्टी बढ़ रही है।
तो आपको कोई ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जहां पर पॉवर्टी बढ़ रही है। मिनिमम वेज कम होने का मतलब है द पुअरेस्ट ग्रुप्स को इतने पैसे नहीं मिल रहे, द पुअरेस्ट ग्रुप्स को इतने पैसे नहीं मिल रहे। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन तो अच्छी बात है भाई, अमीरों पे ज्यादा टैक्स मारा हुआ है आपने, इससे आपकी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बढ़ रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आप अमीर से पैसा लेके गरीब पे दोगे ना। क्वेश्चन नंबर 26, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसने मुझे। क्वेश्चन नंबर 26 में ये जो ग्राफ इसने मुझे बना के दिया हुआ है ना, ये पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। 1950 का दिया हुआ है, 2005 का दिया हुआ है और 2050 का फोरकास्ट दिया हुआ है। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस डायग्राम? पॉपुलेशन डेटा दिया हुआ है फॉर अ कंट्री ऑफ 1950, 2005 और 2050। मेन आउट नंबर वुमेन ईच ईयर। क्या मेन आउट नंबर कर रहे हैं वुमेन को ईच ईयर? नहीं कर रहे, 2050 में नहीं कर रहे, देखो 2050 में नहीं कर रहे, बल्कि कहीं भी नहीं कर रहे अगर आप देखो तो, मतलब नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, पीपल आर लिविंग लॉन्गर ओवर द पीरियड। क्या लोग ज्यादा रह रहे हैं? अगर आप कंपेयर करो ऊपर वाली एजेस को, देखो आप ऊपर वाली एजेस बढ़ते जा रही हैं, एज यू मूव ऑन ऊपर वाली एजेस देखो बढ़ते जा रही हैं। मतलब पहले तो इसको रीड करना सीखो आप, सही है, पहले तो आप इसको रीड करना सीखो। मेन का डेटा दिया हुआ है, वुमेन का डेटा दिया हुआ है और एजेस दी हुई है। आप देखो विद टाइम जो ऊपर वाली एजेस है वहां पर अमाउंट बढ़ती जा रही है, इसका मतलब पीपल आर लिविंग मोर नाउ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 26 का आंसर विल बी बी, people are living longer over the period। सही है, people are living longer over the period। the population has grown continuously, तो ऐसा नहीं है, आप देख लो 2050 में पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। द वर्क फोर्स हैज ग्रोन कंटिन्यूसली, इसका भी जवाब आप नहीं दे सकते, नॉट नेसेसरी। आपको नहीं पता कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता कितने लोग विलिंग एंड एबल टू वर्क हैं, कितने लोग नहीं है। तो एक वाहिद ऐसा ऑप्शन है बी जो यहाँ पर मैच कर रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। तो 26 का आंसर विल बी बी। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 27, इसको जल्दी से रैप अप कर लेते हैं। 27 में क्या कह रहा है? A country has large reserves of oil. It decides to produce a wide range of goods rather than specialize in oil production. एक मुल्क है जिसके पास बहुत सारा तेल है, it decides to produce a wide range of goods rather than specialize in oil production. ये कह रहा है मेरे पास इतना सारा तेल है फिर भी मैं तेल पे स्पेशलाइज नहीं कर रहा हूँ। What is not an acceptable reason in support of this decision? Oil is a non-renewable resource that could be exhausted quickly। बिल्कुल सही बात है, तभी तो वो स्पेशलाइज नहीं कर रहा। प्रोड्यूसिंग अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स इंक्रीजेस द बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड। नो, फ्री ट्रेड में तो आपको स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, फ्री ट्रेड में तो आपको सिर्फ एक गुड बनाना पड़ेगा जिसमें तुम स्पेशलाइज करोगे, तो नॉट बी इज द राइट आंसर। रिलाइंग ऑन अदर कंट्रीज फॉर वाइटल गुड्स एंड सर्विसेज मेक्स अ कंट्री वल्नरेबल। बिल्कुल सही कह रहा है। द प्राइस ऑफ ऑयल इज वॉलेटाइल मेकिंग एक्सपोर्ट रेवेन्यू अनस्टेबल। बिल्कुल सही कह रहा है। तो बी एक वाहिद ऐसा ऑप्शन है जो इकोनॉमिकली थ्योरेटिकली सही नहीं है। मतलब ये सोच रहा है कि जब मैं वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स बनाऊंगा तो मुझे फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स मिलेंगे, नहीं। फ्री ट्रेड के बेनिफिट्स तो आपको जब मिलते हैं जब आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करते हो और उसमें कंपैरेटिव एडवांटेज लेते हो, दूसरे मुल्कों के मुकाबले में सस्ते में बनाते हो ताकि आपका एक्सपोर्ट बढ़े। और फ्री ट्रेड का मतलब है ट्रेड बैरियर्स तो नहीं है, तो जो चीजें आप नहीं बना रहे आप उसको इंपोर्ट कर लोगे। सही है, आप उसको इंपोर्ट कर लोगे। तो बेटा आप कॉन्सेप्चुअली गलत हो ना उस्मान बेटे, कॉन्सेप्चुअली ही गलत हो आप। जब कॉन्सेप्ट ही यहाँ पर मैच नहीं कर रहा तो आप क्यों और सोच रहे हो? और बाकी ऑप्शन सारे सही हैं, तो बी इज द राइट आंसर, क्योंकि नॉट बोला है, नॉट। ठीक है, तो चारों ही ऑप्शन गलत करके आ जाएगा तो बेटा क्या करेगा पेपर में? एक तो सेलेक्ट करना है ना आपको। Question number 25. The US puts a 25% tariff on Chinese steel to protect jobs in the US steel industry। बिल्कुल भाई सही कर रहे हैं, चाइनीज स्टील पे टैरिफ लगा रहे हैं ताकि चाइनीज स्टील महंगा हो जाए, इंपोर्ट की प्राइस जो है वो बढ़ जाए और लोग जो है वो स्विच होकर डोमेस्टिक स्टील खरीदें। मतलब मैं एक डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हूँ, मैं चाइना से स्टील मंगवाता हूँ, मेरी गवर्नमेंट ने चाइना की स्टील पे 25% टैरिफ लगा दिया, अब मुझे चाइना का स्टील महंगा पड़ रहा है तो मैं स्विच होकर यूएस के स्टील पे आ जाऊंगा। जाहिर सी बात है, मैं चाइना से नहीं मंगवाऊंगा क्योंकि चाइना डंपिंग करता है, आपको याद होगा। अंडर विच कंडीशन वुड दिस पॉलिसी बी मोस्ट इफेक्टिव? भाई टैरिफ सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होता है? व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक, व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक। सही है, टैरिफ सबसे ज्यादा कब इफेक्टिव होता है? व्हेन द डिमांड इज इलास्टिक, क्योंकि जब इलास्टिक डिमांड होगी और इंपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी तो इंपोर्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा से गिरेगी, जिसकी वजह से आपका इंपोर्टेड एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। इसका मतलब द आंसर शुड बी ए, क्योंकि -2.5 का क्या मतलब है बेटा? इलास्टिक डिमांड। सिर्फ यही एक वाहिद केस है जहां पर इंपोर्ट एक्सपेंडिचर कम होगा, क्योंकि देखो अगर 0.5 है इसका मतलब इन इलास्टिक डिमांड है। इन इलास्टिक डिमांड में कोई बेनिफिट है?
अगर इंपोर्ट की डिमांड इन इलास्टिक है तो क्या कोई बेनिफिट है? इफ द डिमांड फॉर इंपोर्ट इज इन इलास्टिक तो क्या कोई बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे? एक बेनिफिट होता है, अगर आपको याद हो, इन इलास्टिक डिमांड में क्या बेनिफिट होता है टैरिफ का? वैसे तो आंसर यहाँ पर ये है, इन इलास्टिक डिमांड में एक बेनिफिट होता है टैरिफ का, क्या है? टैक्स रेवेन्यू मिलता है ना, टैक्स रेवेन्यू मिलता है, ठीक है। और प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई से इसका कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है। 28 का आंसर विल बी ए। 28 में ये बताना है कि टैरिफ सबसे ज्यादा इफेक्टिव कब होगा। तो टैरिफ सबसे ज्यादा इफेक्टिव तब होता है जब डिमांड इलास्टिक होती है ना, क्योंकि तुम इंपोर्ट की प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड सबसे ज्यादा कब गिरेगी इंपोर्ट्स की? जब डिमांड इलास्टिक होगी, क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड में तो लोग अभी भी इंपोर्ट करेंगे, तो फायदा सिर्फ टैक्स रेवेन्यू का है। तो मोस्ट इफेक्टिव तो तभी है ना जब डिमांड इलास्टिक होगी, क्योंकि तुम लोगों को स्विच करना चाह रहे हो डोमेस्टिक स्टील पे, तभी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 29, what might a central bank do to stop a fall in the value of its country's currency? मतलब करेंसी की वैल्यू गिर रही है तो उसको रोकना है, कैसे रोकोगे? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे, यही आंसर है इसका। क्योंकि जब तुम इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो इससे तुम्हारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई गिरेगी, क्योंकि जब तुम इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे तो लोग तुम्हारे मुल्क में आके पैसा सेव करेंगे, तुम्हारी करेंसी की डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से तुम्हारी करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। रिड्यूस द टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, अगर तुम इम्पोर्ट से टैक्स कम कर दोगे तो इससे इम्पोर्ट सस्ते हो जाएंगे। जब इम्पोर्ट सस्ते हो जाएंगे तो हो सकता है इम्पोर्टेड एक्सपेंडिचर बढ़ जाए। जब इम्पोर्टेड एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ेगी, जिसकी वजह से करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। तो बी तो नहीं हो सकता, ठीक है। सप्लाई ऐसे कम होगा क्योंकि बाहर वाले भी पैसा वापसी मुल्क में ले आएंगे ना बेटा, दो इफेक्ट समझाए थे आपको, चीजें रिवाइज करो। रिमूव कंट्रोल्स ऑन करेंसी आउटफ्लोज, भाई अगर आप करेंसी आउटफ्लो पे कंट्रोल रिमूव कर दोगे तो इससे तो आपकी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी, इससे भी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। सेल देयर करेंसी ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, अगर एक मुल्क अपनी करेंसी को बेचना शुरू कर देगा तो इसका मतलब वो अपनी करेंसी की सप्लाई को बढ़ा रहा है, तो इससे भी करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी। वाहिद ए ऐसा ऑप्शन है जहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, बिकॉज दैट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। इसकी पूरी लॉजिक आपको सिखाई थी P2 में, 6 मार्क के इसके सवाल किए थे। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है ये तो सबसे ज्यादा आपको पता होने चाहिए इस ऐसे एमसीक्यूज में। तो ऑप्शन बी मैंने आपको बता दिया, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे तो सप्लाई ऑफ करेंसी बढ़ेगी। ऑप्शन सी मैंने आपको बता दिया कि अगर आप करेंसी आउटफ्लोज पे कंट्रोल्स हटा दोगे तो इससे करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, करेंसी की वैल्यू गिरेगी। और लास्ट ऑप्शन में कह रहा है सेल देयर करेंसी ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, अगर मैं अपनी करेंसी बेच रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं फॉरेन करेंसी खरीद रहा हूँ। अगर मैं रुपीज से फॉरेन करेंसी खरीदना शुरू कर दूंगा तो मैं अपनी करेंसी की सप्लाई बढ़ा रहा हूँ और दूसरी करेंसी की डिमांड बढ़ा रहा हूँ, तो इससे मेरे मामले खराब होंगे। ऑप्शन बी में मैंने टैक्स इंपोर्ट से कम करा है, तो इंपोर्ट की प्राइस गिरेगी ना बेटा, इससे सबसे आसान ऑप्शन ही पूछता है हमेशा। इंपोर्ट की प्राइस कम होगी, इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी, करेंसी की वैल्यू गिरेगी, खत्म। क्वेश्चन नंबर 30, A government wishes to reduce the surplus on the current account of its balance of payment. करंट अकाउंट सरप्लस का क्या मतलब है? करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब क्या है? अगर आपके करंट अकाउंट में सरप्लस है तो इसका मतलब क्या होगा? करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब है कि आपके इनफ्लोज ज्यादा हैं देन आउटफ्लोज। सही है, इनफ्लोज ज्यादा है देन आउटफ्लोज, इसका मतलब आपका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू ज्यादा है और इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम है, ऐसा ही है। अब ये कह रहा है सरप्लस को कम करना है, रिड्यूस। रिड्यूस सरप्लस का मतलब है कि तुम्हें अपने इनफ्लोज गिराने और आउटफ्लोज बढ़ाने, मतलब देखो कैसा मुल्क है ये, अपने सरप्लस को कम कर रहा है। ये इनफ्लोज कम करेगा, आउटफ्लोज बढ़ाएगा, क्योंकि उसको खुद अपना सरप्लस रिड्यूस करना है। देखते हैं कैसे होगा। विच पॉलिसी इज लाइकली टू अचीव दिस? ऑप्शन 1, कटिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करोगे तो इससे एडी फॉल होगा, क्योंकि देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रहा है ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रहा है तो इससे एडी फॉल होगा। एडी फॉल होगा तो इससे इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे। इंपोर्ट्स कम होंगे तो इससे तो आपका इकोनॉमी में आउटफ्लोज कम हो रहे हैं, और आउटफ्लोज कम होंगे तो इससे तो आपका सरप्लस बढ़ जाएगा, तो मुझे तो उल्टा सरप्लस कम करना है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। डी वैल्यूइंग करेंसी, करेंसी डी वैल्यू, अपनी करेंसी को गिरा दो। अपनी करेंसी को जब आप गिराओगे तो एक्सपोर्ट की प्राइस जो है वो यहाँ पर कम हो जाएगी और इंपोर्ट की प्राइस जो है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इससे भी तुम्हारा सरप्लस जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट सस्ते हो रहे हैं, इंपोर्ट महंगे हो रहे हैं। इंक्रीजिंग एग्जिस्टिंग इंपोर्ट कोटास, इंपोर्ट कोटा को बढ़ा दो। पहले लिमिट गाड़ियों पे 500 की थी, अब गाड़ियों की लिमिट कितनी हो गई है? 800। मतलब कोटा पहले था 500 गाड़ियों का, कि अब भाई 500 गाड़ियों से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। भाई कोटा क्या होता था? फिजिकल लिमिट ऑन इंपोर्ट्स, याद है? फिजिकल लिमिट ऑन इंपोर्ट्स। अब मैंने कोटा बढ़ा दिया है। कोटा बढ़ाने का मतलब क्या है? कोटा बढ़ाने का मतलब है कि अब लिमिट 750 गाड़ी हो गई है। इसका मतलब इंपोर्ट उल्टा
बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट उल्टा बढ़ रहे हैं। कोटा बढ़ाने का मतलब है इंपोर्ट बढ़ रहे हैं। फिजिकल लिमिट तुमने बढ़ा दी, तो जब कोटा बढ़ता है तो इसका मतलब इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। इंपोर्ट्स बढ़ने का मतलब है कि तुम्हारा सरप्लस उल्टा कम होगा, क्योंकि आउटफ्लोज बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो सवाल में यही बोला था कि भाई सरप्लस कम करना है, बताओ क्या करें, तो भाई आउटफ्लोज बढ़ाओगे, जाहिर है। सी आंसर है इसका। तो ये मैंने आपको पढ़ाते हुए भी बताया था, कोटा में उल्टा सीन है। अगर मैं कोटा कम कर रहा हूं तो इंपोर्ट्स कम होंगे, कोटा बढ़ेगा तो इंपोर्ट्स बढ़ेंगे। क्योंकि कोटा बढ़ने का मतलब है तुम फिजिकल लिमिट बढ़ा रहे हो। पहले गाड़ियां 500 इंपोर्ट हो सकती थी, अब 750 इंपोर्ट हो सकती है, तो इसका मतलब कोटा बढ़ रहा है। ठीक है। और ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटीज, तो ये भी नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाने का मतलब है इंपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी, इंपोर्ट की प्राइस बढ़ेगी तो इंपोर्ट का एक्सपेंडिचर कम होगा, जिसकी वजह से आपका सरप्लस जो है बढ़ जाए। तो वाहिद सी ऐसा ऑप्शन है जहां पर सरप्लस कम हो रहा है, जहां पर आउटफ्लोज बढ़ रहे हैं, तो सी इज द राइट आंसर। सही है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। सी में भाई कोटा बढ़ रहा है ना, कोटा बढ़ने का मतलब है पहले 500 गाड़ियां इंपोर्ट हो रही थी, अब 750 गाड़ियां इंपोर्ट हो रही हैं, तो इंपोर्ट बढ़ रहे हैं ना। कोटा कोटा का मतलब क्या है, फिजिकल लिमिट ऑन इंपोर्ट्स। आप फिजिकल लिमिट बढ़ा रहे हो, अब आप लोगों को अलाउ कर रहे हो कि आप ज्यादा गाड़ियां इंपोर्ट कर सकते हो। सही है। डेफिनेशन से ही देख लो, फिजिकल लिमिट बढ़ने का क्या मतलब है कि अब ज्यादा गाड़ियां इंपोर्ट हो सकती हैं। तो इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं तो सरप्लस कम होगा, क्योंकि सरप्लस कम करना है ना। ये सवाल इसने उल्टा करके इसलिए दिया है ताकि बच्चे घूम जाए। ये एक वाहिद एमसीक्यू होगा जो मेजोरिटी बच्चों ने गलत किया होगा। अब इस पेपर का थ्रेशोल्ड मैं आपको बता देता हूँ। थ्रेशोल्ड, आप अपने मार्क्स मैच कर लेना। आपने साथ साथ अगर चेक किया है तो आप अपने मार्क्स देख लेना, मैं आपको मार्किंग सिम अलग से भी भेज दूंगा अभी ग्रुप पे। तो 23 आउट ऑफ 30 इज ए, 20 आउट ऑफ 30 इज बी, 17 आउट ऑफ 30 इज सी, 15 आउट ऑफ 30 इज डी, एंड 13 आउट ऑफ 30 इज ई। और ई के नीचे आपका यू है। ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 24 प्लस 25 प्लस टारगेट करने फॉर एन ए, तो बहुत सारे पेपर्स करने हैं आपको। एटलीस्ट 40 टू 45 पेपर्स आप करोगे तो आपकी बेस बनेगी। 39 पेपर्स तो मैंने रिकॉर्ड करके दिए मैं आपको। अब आप वो 39 पेपर्स करोगे, फिर मैं आपको 8-9 पेपर और कराऊंगा लेटेस्ट, फिर आप और भी थोड़े 5 पेपर्स करो, टॉपिकल करो। आप वक्त लगाओ, वक्त नहीं लगाओगे ग्रेड नहीं आएगा।